सो मोल कॉन्सेप्ट की ये जो यूनिट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, देखो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन आप करने जाते हो ना, तो दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होता है, पर दो रिएक्टेंट के बीच में जो रिएक्शन होता है दोनों को बैलेंस होना जरूरी है कि कौन कितने से रिएक्ट करेगा, ये बहुत जरूरी है, कितना अमाउंट चाहिए। मतलब होता है ना कि 1 मोल से करेगा कि 1 मोल 2 मोल से करेगा। जैसे कई टाइप के रिएक्शन आपने देखा होगा। अगर हमें हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाना हो तो नाइट्रोजन 1 ही मोल चाहिए, बट 3 मोल हाइड्रोजन होगा तभी NH3 बनेगा ना, N2 + 3H2 बराबर NH3। अगर हमें पानी बनाना हो तो H2 + O2, तो यहाँ पे हमें 2 मोल H2 चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए, तब H2O बनेगा। सो स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, ये बैलेंस इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री जो वर्ड है दो चीज़ से मिलकर बना है। स्टोइकियोन मीन्स होता है एलिमेंट एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस या एलिमेंटल जो मेजरमेंट होता है वही हमें स्टाइकियोमेट्रिक में पढ़ना होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें हम स्टाइकियोमेट्रिक की मदद से मोल कैलकुलेशन करते हैं कि कोई 1 मोल से कितना मोल बना। ठीक है ना, तो स्टाइकियोमेट्रिक कैसे बना है, स्टाइकियोन का मतलब क्या होता है बच्चों, एलिमेंट। ठीक है, सो स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना है, एलिमेंट्स। और मेट्रोन का मतलब क्या हुआ, मेजर। सो एक ऐसी एनालिसिस जिसमें हम एलिमेंट को मेजर करते हैं, कितने एलिमेंट कितने से रिएक्ट करके कितना बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट का है। ठीक है, KClO3। ठीक, इसको जब गर्म करते हैं तो टूट जाता है। ठीक, हीट करने पे टूटता है और KCl बनाता है। ठीक, अभी बैलेंस नहीं करेंगे, KCl बनाता है प्लस O2 गैस बना लेता है। ठीक है, ये बनता है। सो हमें देखना है, इसमें हमें यही पढ़ना है स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना मोल KCl लेंगे तो कितना मोल KClO3 लेंगे, सो कितने मोल ये बनेगा या कितने मोल ये बनेगा। हम देखो इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसका बैलेंस इक्वेशन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन। जब इसको हम स्टडी करेंगे 2 मोल ये होता है, ये 2 मोल, क्योंकि 2 KCl हो गया, सो ये बैलेंस होता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक रिएक्शन में देखें हम तो 2 मोल इसके 2 मोल दे रहा है, बट इसका क्या दे रहा है, 3 मोल। तो अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं ना कि कोई 1 मोल कंपाउंड को हम गर्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो भी कराते हैं उसके साथ ऑक्सीडाइज रिड्यूस, तो कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे। तो मोल से मोल निकाल सकते हैं। हम सबको एक चीज़ पता है कि इसके मोल से हम इसका ग्राम भी निकाल सकते हैं, KCl कितना ग्राम बना होगा, मास भी निकाल सकते हैं। गैसेस में हम वॉल्यूम निकालते हैं, कितना लीटर बना होगा STP पे NTP पे, है ना। सो कैलकुलेशन जब हम करने जाएंगे, एक्चुअली जो कैलकुलेशन है स्टाइकियोमेट्री का, उसमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन में मोल रिलेशन क्या है, कितने मोल से कितना मोल बना, दैट इज कॉल्ड मोल रिलेशन। कितने मोल से कितना ग्राम बना, दैट इज कॉल्ड मोल मास रिलेशन। कितने मोल से कितना लीटर गैस बना, मोल वॉल्यूम रिलेशन। कभी कभी हम इसके ग्राम से, जैसे मान लो हमारे पास मोल नहीं निकाल पाए, कोई अनपढ़ आदमी आया, बोला भाई मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम है, इसको लीजिए गर्म करके बताए कितना मोल CO2 आया, या कितना मोल O2 आया, या कितना लीटर O2 आया। तो मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास अगर पता है तो इसका मोलर मास तो हमें पता ही होगा ना। तो मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल तो निकल के आ ही जाएगा। तो हम कई टाइप के रिलेशन निकालते हैं, जिसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मास एंड समटाइम वॉल्यूम इन अ बैलेंस रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ तब नहीं निकाल पाओगे, फिर तो आपको पता ही नहीं ना कितने मोल करेंगे तो कितना बनेगा, क्योंकि 1 मोल में हमें कितने ग्राम होंगे पक्का पता होगा, क्योंकि हर कंपाउंड अगर मोल नोन है तो मोलर मास नोन है, तो मोलर मास और मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो स्टाइकियोमेट्री क्या है, इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल, मास, समटाइम वॉल्यूम ऑफ ए कंपाउंड इन गिवन बैलेंस रिएक्शन। दैट स्टडी इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक स्टडी। बट हमें स्टाइकियोमेट्रिक स्टडी में जाने से पहले जरूरी है जानना कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इनकी बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे बैलेंस होते हैं। तो कई बार रिएक्शन दिया रहेगा, बैलेंस नहीं किया रहेगा, तो हमें बैलेंस करने आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करा जाए 1 बाय 1। तो चलो ये लिख लो कि आपका स्टाइकियोन क्या होता है, एलिमेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो स्टाइकियोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंटल मेजरमेंट।
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये मैं लिख दे रहा हूँ। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल mass and sometime volume of the reactant or product, in a given बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का होना जरूरी है। इन अ गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक स्टडी या स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है। सो हम किसी रिएक्टेंट का भी मोल निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का मास भी निकाल सकते हैं एंड उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कब? जब हमें क्या पता हो, केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एंड देन उसको बैलेंस कैसे करते हैं। अगर हम इतनी सी बात जान लें तो फिर हम पूरा स्टाइकियोमेट्रिक सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें ये बातें नहीं आई, अगर हम बैलेंस करने दे दिए तो किसी ने बोल दिया कि चलो तुमको मालूम कोई कंपाउंड नहीं बताया, मतलब बताया नहीं कितना कितना मोल है, ठीक है, तुमको हीट करने बोलते कैल्शियम कार्बोनेट हीट करो, बताओ कितना ग्राम बनेगा CO2। सब तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले बैलेंस इक्वेशन में कितना बनता था, है ना, कि बैलेंस से इतना बनता है तो अगर कोई अननोन कंपाउंड दे दिया तो कितना बनेगा। जैसे मान लो तुम हो एक दिन में 5 पन्ना डेली पढ़ते हो, है ना, अब किसी ने बोल दिया कि भैया 100 पन्ने का बुक है, आप कितने दिन पढ़ के बता दोगे। तो मुझे क्योंकि पता है तुम एक दिन में 5 पन्ना पढ़ते हो तो तुमको 100 पन्ना पढ़ने में 20 दिन लगेगा, बट हमें पता ही नहीं तुम कितने पन्ने एक दिन में पढ़ते हो, तो मैं तो जो मारूंगा तुक्का हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी एक दिन में 1 पेज भी ना पढ़ पाते हो, या तुम एक दिन में 20 पेज पढ़ जाते हो, है ना। जैसे देखो ना गाँव देहात में तो ना ठेके पे काम करना है कि रोज वाले पे, ठेके पे काम दे दो तो जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि उनको पैसे से मतलब है तो जल्दी खत्म करते हैं, और डेली पे दो तो रोज का पैसा बनता है तो एक ही काम को 20 दिन लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन बैलेंस नहीं पता होगा तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं कितने ग्राम बनता रहा होगा, अब कितना बनेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले क्या समझें, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस एंड देयर फीचर्स एंड देन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल, इस पे पूरा सेक्शन में न्यूमेरिकल ही है। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता होगा बता सकते हो? हम केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? चलो भैया कोई बताओ, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? वो सरल चीज है केमिकल इक्वेशन। मतलब एक ऐसा सिंपल सा रिएक्शन होता है जिसमें सबस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इन दिस प्रोसेस या दोज प्रोसेसेस इन विच 2 or more than 2 substances interact with each other, old bonds are breaking and new bonds are forming, that is called chemical equation। तो लिखो those processes in which 2 or more than 2, 2 से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं ना, 2 or more than 2 reactant interact with each other, 2 reactant interact with each other and form मत लिखो, पहले लिखो interact with each other where पुराने बॉन्ड क्या होंगे, old bonds are break and new bonds are form। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा,
दो या दो से अधिक आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नया बॉन्ड क्या होगा, बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा N2 गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, बट जब इन दोनों को हम आयरन और मोलिब्डेनम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, 2 मोल NH3। तो अब देखो इसमें NH के बीच में भी कोई बॉन्ड नहीं था, नया बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड केमिकल एक्वेशन। और केमिकल एक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड केमिकल एक्वेशन। अब हर केमिकल एक्वेशन का कुछ ना कुछ क्या होता होगा, फीचर्स होते होंगे। भाई फीचर्स में एक इंपॉर्टेंटली क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहला फीचर है कि जब भी केमिकल एक्वेशन लिखा जाएगा, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम जो थे सेम होने चाहिए। ये नहीं पता चले से गायब थोड़ी नहीं होगा, होगा तो इसी में ना। सो बोथ साइड ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो फीचर ऑफ केमिकल एक्वेशन है समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। अब इसके क्या क्या फीचर है देखो, नोट करते हैं, सुनते जाना, नोट तुम भी मत नोट करना, ये सब किसी कंपटीशन फंडेशन नहीं आएंगे, 11 बच्चों का काम आता है। सबसे पहला क्या होगा, केमिकल एक्वेशन के बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम शुड बी कंजर्व। जैसे मास कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, वैसे एटम भी कंजर्व होता है। इसी को बोलते हैं POAC का नाम सुने हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, PAOAC, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो नंबर ऑफ एटम चेंज है, क्या है, इक्वल होंगे, कभी नहीं बदलेंगे। दूसरा जो फीचर इसका, जो कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, जितना ग्राम रिएक्टेंट दोनों थे, प्रोडक्ट भी उतना ग्राम बनना चाहिए। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें, तो इस नाइट्रोजन में कितना ग्राम है, ये एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का 28 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 28 और 6 34। 1 मोल अमोनिया का 17 ग्राम मास होता है, तो 2 मोल कितना हो गया, तो जितना मास इधर था उतना मास इधर है, तो मास इज ऑल्सो कंजर्व, है ना, एटम भी कंजर्व है, दोनों साइड सेम होगा, और मास भी क्या हो गया, कंजर्व। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, जो भी होगा उसका फिजिकल स्टेट शुड बी रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। अगर ये गैस है तो क्या लिखोगे, गैस, ये गैस है तो क्या लिखेंगे, गैस, ये गैस है तो क्या लिखेंगे, गैस, ठीक है ना। ऐसे भी जो KClO3 वाला 2KClO3, फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेंट मस्ट बी रिटन इन ब्रैकेट, ठीक है ना। ये सॉलिड जब हीट करते हैं तो क्या बनाया था बच्चा, 2 मोल KCl, KCl भी क्या होता है, सॉलिड, बट इसके साथ क्या बन गया था, 3 मोल ऑक्सीजन, विच इज ए गैस। सो फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स शुड बी रिटेन इन ब्रैकेट, उनका फिजिकल स्टेट बताना क्या है, जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, फिजिकल स्टेट, पहला एटम कंजर्व, दूसरा मास कंजर्व, तीसरा फिजिकल स्टेट जो भी होगा मॉलिक्यूल का उसको क्या करेंगे हम लोग, लिखे रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, केमिकल इक्वेशन हमेशा अपने स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, ये नहीं कि एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना कि एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक। और लास्ट है जो स्टाइकियोमेट्री है, ये स्टाइकियोमेट्री इसका 2, इसका 2, इसका 3 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलर रेशियो, तो कितना मोलर रेशियो इसका मोल लिया गया था, कितना इसका मोल लिया गया था। दिस कोफिशिएंट इंडिकेट द एक्चुअल रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है, या इसको 2 मोल कह लो, है ना, ये भी 2 मोल प्रेजेंट है, बट ये 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्रेजेंट है। सो दिस आर द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस होते हैं। अब जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा हम स्टाइकियोमेट्रिक स्टडी नहीं कर सकते। सो अब हमारा काम का चीज़ ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो हेडिंग डाल लो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यही इंपॉर्टेंट है। इसको बैलेंसिंग सीख लेंगे, उसका एनालिसिस चालू कर देंगे, मोल मोल का, मोल मास का, 1 बाय 1 सब करेंगे स्टडी, ठीक है। उसके बाद उसी में आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ऐसे अकॉर्डिंग टू रूल लिखेंगे तो बहुत सारे 3 ठो रूल हैं, अभी और भी बताता हूँ, कई सारी बातें हैं। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन का भी पढ़ा है 11th क्लास में। सो रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा, उसमें हाफ बैलेंसिंग होता है ना, हाफ सेल का बैलेंसिंग होता है, हाफ इक्वेशन बैलेंसिंग,
फिर इलेक्ट्रॉन से बैलेंसिंग, ऑक्सीजन से बैलेंसिंग, हाइड्रोजन से बैलेंसिंग अलग है, रिडॉक्स वाला अलग है। अभी हम रिडॉक्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी हमें क्या है इक्वेशन बैलेंस करना है। तो इक्वेशन में हम एटम बैलेंसिंग करेंगे, है ना, कार्बन बैलेंसिंग, ऑक्सीजन बैलेंसिंग और हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले जो स्टेप है मैं समझा देता हूँ, फिर एक को बैलेंस करेंगे। प्रॉपर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को लिखा जाएगा, बैलेंस नहीं रहा बट केमिकल इक्वेशन पता रहे किसके इसके बीच में रिएक्शन को। जैसे मान लो हमने कोई हाइड्रोकार्बन को जला दिया तो CO2 प्लस वाटर बनेगा, है ना, बर्निंग मतलब कंबस्टन से क्या होगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा। अब उसमें कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा और हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 1 बाय 1 कार्बन पहले बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे। तो एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग ब्यूटेन को जला रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और देखो कैसे बैलेंस करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले अपने पास जो कंपाउंड है C4H10। अब भाई इक्वेशन है तो लिखना पड़ेगा कि ये गैस होता है, तो गैस के साथ प्लस, अभी तुम लोग कुछ मत लिखना, बस देखते जाओ। O2 भी क्या है, गैस है। ये जलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O, यही तो बनेगा। H2O क्या होता है, लिक्विड, CO2 क्या होता है, गैस। ये बैलेंस इक्वेशन है, दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन। नाउ वी हैव टू चूज द स्टेप्स, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 है बैलेंसिंग ऑफ कार्बन। हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन में, कार्बन को, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ कार्बन। आइए कार्बन बैलेंस किया जाए। सो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, क्या लिख दिया मैं, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 4। तो C4H10 से हमने क्या बना लिया, CO2 गैस। अब ये कितना लगेगा, 4 मोल, बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो हमारा कार्बन बैलेंसिंग हो गया, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप इज टू हैव टू बैलेंस कार्बन। ये तो सीधे बैलेंस हो गया, कुछ 3-5 इसमें नहीं करना पड़ा, आराम से बैलेंस हो गया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने का देखो, हाइड्रोजन कहाँ निकला था, वाटर में ना। इधर क्या था, C4H10, और इधर जो निकला वो कौन है, वाटर था, लिक्विड। तो अब पानी इधर, ये 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर 10 है, तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई वाटर विथ 5। नाउ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा है बैलेंसिंग के लिए, कार्बन। थर्ड स्टेप वी हैव टू बैलेंस कार्बन। सो स्टेप 3, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जरा, ऑक्सीजन हमें कहाँ बैलेंस करना, हमारा ऑक्सीजन यहाँ है C4H10, इसमें तो है नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, O2 है, इससे क्या क्या बना है, CO2 5 ठो बन गया है ना, और H2O कितना बना, 1, अभी ये भी 5 बन गया, अभी बैलेंस किया, 5 CO2 बन गया प्लस 5 O2 बन गया। टोटल O2 की संख्या कितनी है, जरा गिन के देखो। अच्छा हाँ, CO2 4 है, तो टोटल O2 कितना हो गया, 4 दूनी 8 यहाँ और 5 यहाँ, 13। तो सीधे हम क्या करेंगे, 13 है, ये 2 ऑलरेडी है, तो 13/2 कर दिया जाए। टोटल 13 ही है, तो 2 गुना ऑलरेडी 13/2। इतने ऑक्सीजन लगेंगे नहीं लगेंगे, तो पूरा हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। सो अब हम इसको पूरा बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या क्या हो गया, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग में, ये आ गया और CO2 ऊपर आ गया। सो आवर बैलेंस इक्वेशन इज अब बैलेंस किया जाए, क्या बना था, C4H10 प्लस 13/2 O2, दिस इज इक्वल टू 4 CO2 प्लस 5 H2
अब सबका स्टेज लिखा रहना चाहिए। ये गैस है तो ये गैस, ये भी गैस है तो ये गैस, ये भी गैस है तो ये गैस। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। आपको इक्वेशन दिया होगा, बस कार्बन बैलेंस, जो भी एटम हो सबसे पहले एटम बैलेंस करते जाओ, सारे एटम बैलेंस हो जाए, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, ठीक है। सो इफ वी हैव वन बैलेंस इक्वेशन देन इजीली वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल। निकला होगा तो मोल निकाल लेंगे, मास निकालना होगा तो मास। जैसे इसी में कंपाउंड दे रहा हूँ, बना लो इसको, पहले बैलेंस कर लो पूरा, इसको तो छाप ही लो, छोटा करें, सब आगे एक साथ, ठीक है, एक नहीं आया आगे। बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। एक दो इक्वेशन और देते हैं बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। एक बार बैलेंसिंग पता हो तो सब कुछ। देखो बैलेंसिंग से क्या फ़ायदा होगा, हमें स्टाइक्योमेट्रिक मिल जाएगी, कितना स्टाइक्योमेट्रिक है ना, उसका कितना मोल लगा हुआ है या कितना मॉलिक्यूल लगा हुआ है, क्योंकि जब हम मोल कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। If once we have completed the calculation, we are able to calculate mole of the compound। और इस क्लास से न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे आते हैं। अब जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अब एक दिन मैंने प्लान किया हुआ है, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा रात में आराम से तुम लोगों के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसमें कई सारे PYQ में आए हुए क्वेश्चन निकलवा देंगे, उसका लगा देंगे पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का। एक दिन लगाएंगे तो पूरा मोल पे जो कैलकुलेशन वाला है उस पर एक पूरा 1 घंटे का, उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहेंगे। देन ऐसे ही एक जैसे अब कंटेंट आगे हो जाएगा तब ना पीछे से बनाते चलेंगे हम वीडियो, तो उस वीडियो को कहाँ लगाते चला जाएगा। जैसे ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट आज स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ा, तो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पे या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे कम से कम 12-13 क्वेश्चन है, कैसे बैलेंस करते हैं या कौन सा बैलेंस फॉर्म है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसीलिए अभी पहला चैप्टर खींच रहे कि जब एक चैप्टर हो जाएगा तब तो हम पीछे से बनाना चालू करेंगे। अभी तो अपने पास न्यूमेरिकल भर का ही कुछ नहीं हुआ है, सो अब हो जाएगा, ठीक है। सो शुरू करा जाए। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आ गए हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पे। 3 टाइप से स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन होंगे। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में कौन कौन से कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, देखो ये है। एक तो मोल कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम मोल से मोल निकाल लेंगे। दूसरा मोल मास, तीसरा मास से मास निकाला जाएगा कैलकुलेशन, कितने ग्राम से है तो कितने ग्राम बनेगा, मास कैलकुलेशन। और चौथा है मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। जैसे किसी में मान लो रिएक्शन में गैस बन गया तो गैस तो वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं ना गैस का हम लोग, तो कितने मोल से कितना मोल बनेगा, तो मोल निकल जाएगा, तो इंटू मल्टीप्लाई बाई 22.4 वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है ना। सो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे मोल कैलकुलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग इज मोल एनालिसिस या मोल कैलकुलेशन। मोल का एनालिसिस किया जाएगा। सो दिस एनालिसिस इज वेरी, देखो हमने आपको पहले ही बताया था जब मोल कैलकुलेशन करवा रहे थे तब कि सबसे पहले मोल ही निकालना है,
फिर मास का बात करेंगे। अगर मास कैलकुलेशन भी है तो मोल पता होगा तभी मास कैलकुलेशन कर पाओगे, है कि नहीं भाई। मोलर मास तो सबका चाहिए हमको, मोलर मास पता भी होता है। हम अगर मोल निकालने में सफल हो गए तो आसानी से मास कैलकुलेशन या मोल मास कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। क्लियर है ना। मान लो किसी का आ गया, एक कंपाउंड है जो रिएक्शन करता है 2 मोल, प्रोडक्ट बनाता है 1 मोल, मास कितना होगा? तो भाई 2 मोल से जितना होना था उसका आधा होगा, है कि नहीं है। तो मास तो हम उसी के हिसाब से निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन of mole as well as mass of the product or reactant, mass of the product और reactant। एक मैं जनरल इक्वेशन बताऊंगा एंड फिर तुम लोगों का काम है कि उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन है ए, जहाँ पे ए क्या स्टाइकोमेट्री है और बी क्या है रिएक्टेंट। ये करता है रिएक्शन किससे? बी से। तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? C प्लस डी, ये प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम इसका मोल कैलकुलेशन करना होगा तो क्या होगा? ठीक है, रिएक्टेंट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए प्लस रिएक्टेंट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू रिएक्टेंट C अपॉन इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्लस रिएक्टेंट D अपॉन इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले किसका मोल चाहिए? ए का। तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या है इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट? ए प्लस इसका क्या है? बी का हो जाएगा ना। सो प्लस नहीं, सबका अलग अलग निकाला जाएगा ना। अगर हमें बी का निकालना हो तो क्या हो जाएगा इसका? मोल ऑफ बी अपॉन इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू मोल ऑफ C अपॉन C इक्वल टू मोल ऑफ D अपॉन D। सो जो D है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हमें मोल कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसानी से भी देखो कैसे हम लोग मोल कैलकुलेट कर ले जाएंगे, 1 बाय 1 सबका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है जिसका हमें देखना है। हर किसी का मोल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका ए का मोल पता है तो डी कितना बनेगा पता चल जाएगा, है कि नहीं। बी का मोल दिया हो तो सी कितना बनेगा हम पता लगा लेंगे। अब चलो एक करके देखते हैं। इधर देखो, ये इक्वेशन है एग्जाम्पल के तौर पे KClO3 वाला जो अभी हमने किया है। हमने इसका बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले पता होना चाहिए, तो अभी कर दिया हूँ तो आसान है करने में। 3KClO3 इक्वल टू क्या बनेगा? 2KCl प्लस 3O2 ये बनेगा। अब इसमें मोल, अगर मोल रेस निकाल तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ KClO3 अपॉन कितना होगा? 2 विच इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl अपॉन 2। वो किसके बराबर हो जाएगा? मोल ऑफ O2 अपॉन 3, ठीक है। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन, ये हमारा मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है ऐसे बन रहा है ना। और किसी ने बोल दिया कि KClO3 का 8 मोल ले लिया गया, तो O2 कितना मोल बनेगा? KClO3 का कितना ले लिया गया? 8 मोल। तो हमें अब इससे ये निकालना है, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ KClO3। तो कितना लिए मोल ऑफ KClO3? इफ 8 मोल ऑफ KClO3 is taken, then मोल ऑफ O2 कितना होगा? बस क्या करना है, ये हमें पता है कितना मोल ले लिया हमने, 8 मोल। तो कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मोल ऑफ O2 जिसका हमें निकालना है। तो मोल ऑफ O2 पता लगना अपॉन 3, कितना होगा? 8 3 24/2।
सो आंसर कितना आ गया 12 मोल। सो मोल ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू 12, 12 मोल O2 बनेगा, है ना। सीधा मोल मोल रिलेशन से। किसका पूछा, अगर इसमें पूछता 8 मोल में KCl कितना बनता तो 8 ही बनता, क्योंकि जितना मोली है उतना मोली तो बराबर है ना, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो देखो कितना आसान है ना, बस हमें मोल मोल रिलेशन पता हो तुरंत निकाल ले जाएंगे। मतलब मोल ऑफ KClO3 टेकन इक्वल टू मोल ऑफ O2 फॉर्म अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्री। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखा जाएगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा। समझ गया ना कितना आसान है। अब मोल मोल और मोल निकालिए तो वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम कितना बनता, कितने लीटर, तो 6 मोल से कितने 12 गुणित 22.4 लीटर बनना होता है। ग्राम पूछता KCl का कितना ग्राम बनेगा, तो 1 मोल KCl का कितना ग्राम होता है ये निकाल लो, इंटू 6 मोल दिए तो 6 मोल से मल्टीप्लाई कर लो, 8 मोल दिए ना 8 मोल से मल्टीप्लाई कर लो। तो मोल से मास भी निकाल सकते हो और मोल से वॉल्यूम भी। क्वेश्चन लिखो, देखो 3 मोल ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही करना है। 3 मोल ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड how many mole of KCl and O2 will produce? How many mole of KCl and O2 will produce? अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, बैलेंस इक्वेशन को लिख लेना। इक्वेशन से क्या होता था पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 2 KClO3 इक्वल टू 2 KCl प्लस 3 O2, ये हमारा क्या है बैलेंस इक्वेशन। इतना तो हमें पता है। क्वेश्चन से क्या पता हमको कि 2 मोल से 2 मोल बनता है, तो इसका 3 मोल लिया तो उसका 3 ही मोल बनेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। या तुम फॉर्मूला लगा लो, मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ KCl। सो इसका तो 3 मोल फिक्स है ना, कुछ करना नहीं है इसमें, जितना मोल ही उतना मोल ही बनेगा। सो हम सीधे लिख सकते हैं ना कि फॉर KCl क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl, ये बराबर है स्टोइकियोमेट्रिक के, दोनों में दो से डिवाइड करो, वो भी कट जाएगा, बराबर कट जाएगा। सो आंसर कितना हो गया इसका 3 मोल होगा, KCl तो 3 ही मोल बनेगा, कोई डाउट नहीं। मजा किसमें बताना, किसमें मेन O2 वाले में, है ना। सो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर ऑक्सीजन के लिए, सो हमें पता है मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। सो अब इसका तो आंसर आ गया, कितना दिया है मोल 3/2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 कितना आ रहा है, कितना मोल 4.5 आ रहा है अपॉन 3, तो 3 3 का 9/2, आंसर कितना आ गया 3 इंटू 3/2 इक्वल टू 4.5 मोल। बोलो दोनों लोग, आसान है। KClO3 में KCl का और KClO3 बराबर रहेंगे, जितना ग्राम हो उतना ग्राम हो, जितना बराबर रहा, उसमें कोई इशू है ही नहीं। बस इशू किस में है, ऑक्सीजन वाले में, क्योंकि वो 3 मोल बनता है। अगर जितने, जैसे इस हम ले लें इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो 1 मोल CO बनेगा प्लस 1 मोल CO2, तो तुम जितना मोल लोगे उतना ही मोल हमेशा बराबर बनेंगे। जब इक्वेशन बराबर ना हो तब क्या होता है, फिर हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे कैलकुलेट करें, तब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और न्यूमेरिकल करना है, अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हम लोगों को, 1 बाय 1 ढेर सारे हैं, ठीक है। एक और रिलेशन पहले बता दो तुम लोगों को ना, जैसे क्वेश्चन लिखो एक और को, जैसे अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम लोग, उस क्वेश्चन का छोटा सा फॉर्म लिखेंगे, ठीक। मास से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना भाई। आपको पोटेशियम का मास पता है,
क्लोरीन का मास पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो आप निकाल लोगे। सो क्वेश्चन बस शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मारो धड़ाधड़ कैलकुलेशन। लिखा है 367.5 ग्राम KClO3 when heated, जब इसको गर्म करते हैं, when heated। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस, O2 का ग्राम निकालना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस। और दूसरा है बी पॉइंट, हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 विल प्रोड्यूस एट STP, ठीक है ना, हाउ मेनी, वॉल्यूम भी निकाल लो, लीटर ऑफ O2 will produce at STP। तो STP तो आपको पता ही है, मोल निकाल के 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, सब लोग करिए आराम से। KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, पोटेशियम का 39 है, हाँ 122.5 KClO3 का मोलर मास होता है। तो पहले बैलेंस इक्वेशन उठा लो, बैलेंस इक्वेशन से देखो कितना आता है, आया कितना ग्राम O2 आया, 4.5 इंटू 32, तो मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 4, 144 ग्राम, 144 ग्राम। देखो ऐसे करना है, बहुत एकदम सरल सा है। इक्वेशन हमें पता है, KClO3 जब इसको हीट कर रहे हैं तो हमें तो KCl तो पूछा नहीं है, तो सीधे O2 लिखते हैं, बाकी से मतलब ही नहीं ना। 3O2 प्लस KCl है, तो KCl को छोड़ दो, हमें इससे काम है नहीं, तो हम इसकी काम करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले देखो, आपने अभी भी निकाला होगा कि 1 मोल KClO3 का जो मास है वो कितना है, 122.5 ग्राम। तो कितने मोल है, 2 ग्राम, 2 इंटू 122.5 कितना आ जाएगा, ये 245 ग्राम आ रहा है ना। मतलब 245 ग्राम KClO3 जब रिएक्शन करता है तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 होता है ना, मतलब कि 96 ग्राम बनता था, है ना। मास से निकाल रहा, मास से मास ही दिया है हमको, तो मतलब इसने शुरुआत में 245 ग्राम से 96 ग्राम बनता था। तो अब क्या पूछा है कि 367 कितना दिया है, 367.5 ग्राम से अब कितना बनेगा। सो इतने से इतना बनता है, सो 367.5 से कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा 96 इंटू 367.5 डिवाइडेड बाई 245 हो गया। कितना आएगा ये आएगा 144 ग्राम। इतना ग्राम O2 बनेगा, निकाल कर देख लो, ये आएगा। तुम इसको, मैंने इसको मास से निकाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका क्या निकाल दिया, मास। अभी मोल से मैं निकाल के दिखाता हूँ। मास से इसका मास दिया था, तो मास से हमने मास निकाल दिया पूरा का पूरा। अगर हम मोल निकालने जाते तो जरा बताओ, 367.5 में कितने मोल हो जाएंगे। सो
मोल ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा, कितना ग्राम दिया है 367.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास 122.5, दिस इज इक्वल टू कितना मोल आ रहा है 3 मोल है ना, 3 मोल KClO3 आ गया। तो 3 मोल KClO3 का मतलब क्या हुआ कि हम 3 मोल KClO3, अब ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया जब जस्ट ऊपर वाला किया हो, देखो ऊपर जो क्वेश्चन किया था वही था ना 3 मोल का, तो अब ऐसा ग्राम के टर्म में दिया हुआ मोल के टर्म में, तो तुम ग्राम ग्राम से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको दिखाया ग्राम से भी ग्राम निकाल सकते हैं, और ग्राम को मोल में बदल के फिर तुम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो इसका मोल निकाल के देखो 3 मोल KClO3 हीट करोगे तो 4.5 मोल CO3 O2 बनता है, और 4.5 O2 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो 144 ग्राम ही आएगा। और लीटर निकाल के बताओ कितना आया 100.8 आ रहा है ना। सो हमारे पास दोनों रिलेशन है। ये आज हमने पहला शुरुआत किया है, अब इसमें बहुत कुछ करना है, अगली क्लास में करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को मोल मास, मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम सब निकाल सकते हैं, बट मैंने जैसा आपको बताया अगर मोल निकालेंगे तो सबसे आसान होगा, मास से भी निकाल के देखें, मोल निकालते तो भी वही आ रहा था। सो हमारा काम बस लगभग सेम है, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गया, मोल मोल रिलेशन। अमाउंट भी निकाल सकते हैं, अगर मोल दिया हो तब भी कितना ग्राम निकाल सकते हैं। जैसे यही पूछा होता कि इतने ग्राम से कितना ग्राम KCl बनता, तो हम KCl का मास निकाल लेते हैं, फिर 360 से वो भी निकल जाता है। तो अगले लेक्चर में और कैलकुलेशंस करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब क्लास करके आना तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ के आना, ठीक। तो थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, एक बार चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करें, और एक बार वीडियो शेयर जरूर करा करिए हर दिन जब देखा करिए तब। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।